हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर तो स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की साइंस की एक नए टॉपिक की। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जितना सूत्र पढ़ा था हर एक सूत्र पर न्यूमेरिकल का अभ्यास किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों वो वीडियो जो है बोर्ड एग्जाम के जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया और जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं सारी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। सारी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज की लेक्चर में सबसे बेहतरीन बढ़िया सा क्या लेके आए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसकी बातें हम करते हैं। उधर हम लोगों ने डायग्राम इसलिए बना के रखा है कि जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके, जिससे लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए गाइस, इसलिए उधर बनाया गया और साथ साथ में समय की बचत हो जाए। तो आप ध्यान से समझिएगा। आपने एक लाइन पढ़ा था दोस्त, आपने ये लाइन जरूर पढ़ा था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में चलती है। क्या आपने ये बात पढ़ा था? सीधी रेखा में चलती है, इस बात को पता। पर कंडीशन है, जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी। यदि प्रकाश एक ही माध्यम में चले तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। पर गाइस एक बात ध्यान से समझना, जैसे इसका माध्यम बदल जाता है, ये एक ही माध्यम के लिए है, और जैसे ही माध्यम बदल जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, ध्यान से समझना। माध्यम जब बदल जाता है अर्थात जैसे कि वायु से वायु में जाए प्रकाश, तो वायु से वायु में चलेगी प्रकाश तो सीधी रेखा में जाएगी, पर वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, इसे कहते हैं माध्यम का बदलना, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो दोस्तों जरा सा आप समझना कि जब प्रकाश, एक मिनट के लिए समझते हैं, ऊपर वायु था और नीचे क्या था, जल था, तो क्या होता है ध्यान से समझना दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी वायु में से चलकर जब जल में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात वह इसको ऐसे जाना चाहिए, या तो यह अपने मार्ग से दूर हट जाएगा, या तो अपने मार्ग से या तो इससे दूर हट जाएगा। इस लाइन को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कब झुकेगा, कब दूर हटेगा दोस्तों, उसकी चर्चा भी हम कुछ देर बाद करने वाले हैं। मेन प्रश्न यहाँ ये है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो दोस्तों जिनको पता होगा, जिन प्यारे बच्चों को पता है प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देंगे कि प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है। तो गाइज हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और ना लास्ट में हम आपको बता के जाएंगे कि प्रकाश का में अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है। तो प्रश्न आप समझिएगा गाइज। आइए हम लोग चित्र की तरफ चलते हैं। चित्र दो ठो बनाया गया है। दोनों चित्रों में एक है आपका, एक बार प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, एक बार वायु से कांच में जा रहा है तब भी माध्यम बदल रहा है, और एक बार कांच से वायु में जा रहा है तब भी माध्यम बदल रहा है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है, अर्थात एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह घटना, प्रकाश का यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के लिए दो स्थिति होती है कि जब प्रकाश विरल से सघन में आता है,
विरल से सघन में प्रवेश करता है। भैया हो जरा सा ध्यान से समझिए कि जब कोई प्रकाश विरल से सघन में आता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अविलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। इस बात को ध्यान से समझना। एक बार दोस्तों आइए जो हमने वहां पर समझा है इसको इधर की तरफ नोट कर लेते हैं। तो ये बात हुई। अब ध्यान से समझना कि ये तो प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनीशन हो गई। अब हम बातें क्या करते हैं कि यहाँ स्थिति होती है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, अब यहाँ से नोट पॉइंट, तो क्या लिख रहा है, विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो वह अभिलंब की ओर, क्या गाइस, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है दोस्तों, झुक जाता है। ये आपका पहला पॉइंट है। ध्यान से, जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। दूसरी पॉइंट क्या होती है, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है, सघन में से विरल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो वह कहां से, अभिलंब से, तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ये रहा दोस्तों आपका दोनों पॉइंट जो कि वहां पर डायग्राम में बनाया गया है। इस प्रकार आप प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं। ये दोनों इसकी स्थितियां हैं। क्या कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करेंगे तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगे तो अभिलंब से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। अब कुछ टॉपिक वहां पर वो लिखे गए हैं, ध्यान से समझिएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं और अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझना कि पहले माध्यम में प्रवेश करने वाली, पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरणें कहलाती हैं। ध्यान से समझना, पहले माध्यम में प्रवेश करने वाली, पहले माध्यम में चलने वाली, ध्यान से समझिए, पहले माध्यम में प्रवेश करने वाली जो किरणें होती हैं वो आपतित किरणें कहलाती हैं, और दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरणें अपवर्तित किरणें कहलाती हैं। अर्थात जिन किरणों का परावर्तन नहीं होता है वह आपका अपवर्तित किरण कहलाता है। दोस्तों प्यारे बच्चों फिर से समझना, देखो कि पहले माध्यम में, जो पहले माध्यम में चल रही है वो आपकी आपतित किरण कहलाती है, और दूसरे माध्यम में जो चल रही है वो आपकी अपवर्तित किरण कहलाती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई है दोस्तों? अब हम चलते हैं अगला वर्ड कि यहां पर दूसरा बिंदु लिखा गया है कि आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान से समझना, आपतन बिंदु क्या कहते हैं, वह बिंदु जिस पर आपतित किरणें और अपवर्तित किरणें तथा अभिलंब, देखो तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। डायग्राम से देखकर सारा डिफिनीशन आप आसानी से बता सकते हो। प्यारे बच्चों देखो जरा सा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपतन बिंदु क्या होता है भाई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ये बातें क्लियर हो गई। आपकी आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, तीन चीजें क्लियर हो गई। अब दो चीजें आपकी बची हैं,
एक है विरल माध्यम किसे कहते हैं, और एक होता है सघन माध्यम किसे कहते हैं। दोस्तों विरल माध्यम आप मोटे मोटे तौर पे इतना समझिएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र हो जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, वो आपका विरल माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, वह सघन माध्यम कहलाता है। जैसे दोस्तों आपका जो है, यदि आपको 100 व्यक्तियों के भीड़ में दौड़ाया जाए और अकेले दौड़ाया जाए, तो आप अकेले दौड़ने में ज्यादा स्वतंत्र रहोगे और 100 के भीड़ में दौड़ने में आपको कठिनाइयां आएगी दोस्तों। तो 100 आदमियों के साथ दौड़ना आप सघन माध्यम हो जाएगा और अकेले दौड़ना विरल माध्यम हो जाएगा। तो विरल माध्यम में आपकी चालें बढ़ जाती है, जब आप अकेले दौड़ते होंगे तो आपकी चालें अधिक होती हैं, और जब 100 लोगों के भीड़ में दौड़ोगे तो आपकी चाल तुरंत कम हो जाती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर देना यार। तो ध्यान से समझो कि मैंने कहा विरल माध्यम क्या होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल एकदम तेज हो वो विरल माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल स्लोली हो वो आपका क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। अभी एक डिफिनीशन हम और चर्चा करने वाले विरल माध्यम का, ध्यान से आ जाओ भाई ध्यान से। यदि अपवर्तित किरण, देख लेना, यदि अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात, ध्यान से, यदि अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है तो पहला माध्यम विरल कहलाता है और दूसरा माध्यम सघन कहलाता है। ध्यान से दोस्तों हमने क्या बताया कि यदि अपवर्तित किरण पहले माध्यम के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तो पहला माध्यम विरल कहलाता है और दूसरा माध्यम सघन कहलाता है। कैसा लगा डिफिनीशन, कैसा लगा आपको ये जान के, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान से दोस्तों देखो हमने क्या कहा कि जब ये अपवर्तित किरण पहले माध्यम के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए तो समझ लेना दोस्तों पहला विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। और यदि इसका अपोजिट हो जाए कि यदि अपवर्तित किरण पहले माध्यम की तुलना में अभिलंब से दूर हट जाए तो समझ लेना दोस्तों वहां पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। विरल और सघन नहीं भूलने वाले हो, तो दो चीजें और जान लो यार, एक आई बना है एक आर बना है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ध्यान से हमने क्या बताया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। और इधर ध्यान दो, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों आपने जितना चीज उधर लिखा था ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजों की से आपका परिचय हो चुका है, केवल सभी लोगों को परिभाषित करना था, सभी लोगों को लिखना है। तो दोस्तों चलिए सभी की डिफिनीशन हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम आपतित किरण की डिफिनीशन लिखते हैं, सबसे पहले आपतित। तो गाइस देखते हैं आपतित किरण क्या कहते हैं, जो हमने उधर समझा वो चीजें लिखते हैं। क्या कर रहा है कि पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है, अर्थात पहले माध्यम में जो किरण चल रही है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ लिखा गया देखिए ओ ए देखिएगा, ओ ए जो है वो आपकी क्या है, पहले माध्यम में चल रही है ना, तो पहले माध्यम में चलने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। फिर क्या करा, अपवर्तित किरण क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली, देखिए दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली जो किरण होती है
वो अपवर्तित किरण ए बी कहलाती है। देखिए ए बी वहां नाम दिखाया गया है। फिर कह रहा आपतन बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, जिस पर आपतित किरण, फिर उसके बाद अपवर्तित किरण, आपका अपवर्तित किरण देखिएगा, अपवर्तित किरण ए बी और साथ साथ में अभिलंब प्रतिच्छेद करते हैं, वह आपका क्या कहलाता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, प्रतिच्छेद करते हैं वह आपका क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। ये आपका आपतन बिंदु ए दिखा सकते हैं चित्र में, देखिएगा ये जो बिंदु होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद जो बचे हुए डिफिनीशन है उनको भी यहाँ पर परिभाषित कर दिया जाता है जो आपने समझा है। तो गाइज देखते हैं कि विरल माध्यम क्या होता है। कह रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या कर रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण, ये देखिए यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। यदि ऐसी किरणें गई और यह अगर अभिलंब की ओर झुक गया तो पहला माध्यम क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। वही तो लिखा है, पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है तो पहला माध्यम विरल कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, सघन कहलाता है। और भाई दोस्तों यह विरल माध्यम की दूसरी डिफिनीशन आप दे सकते हो कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम कहलाता है। फिर आगे आता है सघन माध्यम। क्या होता है, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण, पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाए, अभिलंब से क्या हो जाए, दूर हट जाए, तो पहला माध्यम सघन कहलाता है। यही लिखा गया दोस्तों, पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाता है तो पहला माध्यम क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। फिर बात करते हैं आपतन कोण, जो यहां पर बना है दोस्तों, यहां और यहां पर देख रहे हैं, आपतन कोण जिसे आई से व्यक्त करते हैं। कह रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो झुकाव होता है, बना जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। वही तो लिखा गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों आज की लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं कि उम्मीद करते होंगे कि आज की जितनी टॉपिक आपको बताई गई है आपको कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं आने वाली है। गाइस लेक्चर को समाप्त करने से पहले, मैंने स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश में अपवर्तन की घटना क्यों घटित होती है। तो दोस्तों इसका सरल सा जवाब है कि प्रकाश की चाल जो होती है हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। इसी कारण दोस्तों प्रकाश के हर एक माध्यम में प्रकाश की विभिन्न चालों के कारण प्रकाश में अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज की लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। यदि लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बेहतरीन इससे रिलेटेड अपवर्तन के नियम की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उस लेक्चर को देखिएगा, इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।